सभी विद्यार्थियों को मेरा वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अपने इस चैनल पर यूट्यूब लेक्चर के तहत हिस्ट्री का लेक्चर लेके आए हुए हैं और हिस्ट्री के लेक्चर के तहत जो हम लोग लेक्चर दे रहे हैं वो पॉलिटी के लेक्चर में भी काम आ जाएगा। मतलब पॉलिटी के अंतर्गत जो संविधान का विकास है वहां भी ये लेक्चर काम आएगा। इसके अलावा हिस्ट्री के अंतर्गत भी ये लेक्चर काम आएगा। ठीक है ना। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। भारत में जब कंपनी का शासन स्थापित हुआ और उसके बाद कंपनी ने जब अपने शासन को भारत में प्रारंभ किया तो असल में तो कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी, लेकिन जैसे जैसे कंपनी का क्षेत्र विस्तार होता गया, कंपनी ने भारतीय राज्य को जितना प्रारंभ किया तो कंपनी के कर्मचारियों के बीच भ्रष्टाचार भी फैल गया और आश्चर्य की बात तब हो गई जब कंपनी घाटे में चली गई और कंपनी के जो कर्मचारी थे वो लाभ में चले गए। उनका लाभ होता गया, वो मालीमाल होते गए और माला माल होके नोटों के बक्से भर भर इंग्लैंड पहुंचते चले गए, लेकिन कंपनी घाटे में चलती चली गई और कंपनी के घाटे ने ब्रिटिश सरकार को भी व्यथित कर दिया। और हद तो तब हो गया जब कंपनी ने बार बार लोन की मांग ऋण की मांग संसद में, ब्रिटिश संसद में रखने लगी। सरकार से बार बार लोन की मांग, कभी 10 लाख कभी 5 लाख पाउंड, लगातार कंपनी धन मांगना प्रारंभ करती चली गई और ब्रिटिश संसद के लिए यह एक बहुत समस्या वाली बात थी। प्रश्न ये पैदा हो गया कि यदि कंपनी का साम्राज्य बढ़ता चला जा रहा है, कंपनी का क्षेत्र बढ़ता चला जा रहा है, कंपनी घाटे में चलती चली जा रही है, कंपनी के कर्मचारी, कई जगह ऐसे दस्तावेज आए हैं जिसमें कंपनी के कर्मचारी बड़े बदनाम रूप में उनका वर्णन आया है जब वो कमा कमा के ब्रिटेन पहुंचे बक्सा भर भर के। कई दस्तावेजों में बड़ी बदनामी इनकी दिखाई गई कि पैसा भर भर के आए हैं और ब्रिटेन में उनको बड़ा ही हे दृष्टि से देखा जाता था। ब्रिटेन में जो कंपनी के कर्मचारी यहां से पहुंचते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के, तो ऐसी स्थिति आ गई कि कंपनी भयंकर घाटे में चली गई। कर्मचारी उसके मुनाफे में बढ़ते गए, मालामाल होते चले गए। यही कारण है कि तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने एक गुप्त समिति बैठाई और गुप्त समिति को यह आदेश दिया कि आप देखिए कि वास्तविक स्थिति जो कंपनी की है वो क्या है। ठीक है। मतलब कंपनी की सच्चाई पता करने के लिए लॉर्ड नॉर्थ ने एक गुप्त समिति की स्थापना की और उस गुप्त समिति ने जो रिपोर्ट दिया, उसी रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटिश संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट की स्थापना की, यानी रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश संसद का कंपनी पर स्थापित किया गया एक प्रकार से पहला नियंत्रण था। कंपनी के कार्य में किया गया पहला हस्तक्षेप था। नाम ही रेगुलेटिंग एक्ट है, रेगुलेट करना, नियंत्रित करना, यानी ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में नियंत्रित करने का
उसके शासन प्रणाली में हस्तक्षेप करने का संसद का, ब्रिटिश संसद का यह पहला प्रयास था। यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से कंपनी का शासन जो भारत में चल रहा था उसको नियंत्रित करने का ब्रिटिश संसद का यह पहला प्रयत्न था। और इसको पारित किसने करवाया था? तत्कालीन प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने। इसके प्रावधानों को आप एक एक करके देख सकते हैं और इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि वास्तव में कंपनी का उद्देश्य क्या हो रहा था। ठीक है ना? देखिए, उस समय 3 प्रेसिडेंसियों में बड़े स्तर पे ब्रिटिश सत्ता स्थापित थी, चाहे वो मद्रास प्रेसिडेंसी हो, चाहे वो बंबई प्रेसिडेंसी हो, चाहे वो कलकत्ता प्रेसिडेंसी हो। लेकिन कंपनी को जो चाबी था अपने साम्राज्य का वो तो बंगाल में दिख रहा था, क्योंकि प्लासी के युद्ध के बाद नवाब वहां का कठपुतली हो गया था। तो यही कारण है कंपनी ने जो सुप्रीमेसी स्थापित करना प्रारंभ किया वो बंगाल का किया, बंगाल प्रेसिडेंसी का, कलकत्ता प्रेसिडेंसी आप कह सकते हैं। यही कारण है कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल का नाम दे दिया गया। क्या दे दिया गया? गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल का नाम दे दिया गया। और यही नहीं, जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी, जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी थी, उन दोनों को इसके नियंत्रण में, बंगाल प्रेसिडेंसी के नियंत्रण में ला दिया गया। ठीक है ना? अब देखिए, एक तरीके से कंपनी जो है, अभी तक सब अलग अलग थे, लेकिन अब इसके एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि भारत में उसके शासन व्यवस्था का अब एकीकरण किया जाए। तो एकीकरण करने में ये पहला प्रयत्न यही उसने किया कि कलकत्ता प्रेसिडेंट या बंगाल प्रेसिडेंसी का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया, और उसको यानी और बंगाल प्रेसिडेंसी को क्या किया? बंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी पर सुप्रीमेसी स्थापित कर दिया, यानी उसके नियंत्रण में उन दोनों को ला दिया। अभी तक दोनों स्वतंत्र थे, अब उसको नियंत्रण में ला दिया। यानी ये क्या, यहां क्या हो रहा है? यहां कंपनी चाह रही है कि एकीकृत कर दिया जाए और उसका एक नियंत्रण एक व्यक्ति हाथ में दिया जाए। इसके अलावा रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर जनरल का एक 4 सदस्यीय परिषद बनाया गया। गवर्नर जनरल का एक 4 सदस्यीय परिषद, यानी गवर्नर जनरल 1 + 4 सदस्य और होंगे। गवर्नर जनरल का एक परिषद बनाया गया जिसमें 4 सदस्यों की स्थापना की गई। फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मॉनसन और बारवेल, ये 4 सदस्य उसमें नियुक्त किए गए। फ्रांसिस जो था वो गवर्नर जनरल उस समय वारेन हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग्स जो है वो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत शासन करने वाला एकमात्र गवर्नर जनरल था। अच्छा, वही बंगाल का अंतिम गवर्नर भी था और वही बंगाल का पहला गवर्नर जनरल भी था, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट के पहले बंगाल का वो गवर्नर कहला रहा था और रेगुलेटिंग एक्ट जैसे जारी हुआ वो बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। तो 4 सदस्य जो हैं गवर्नर जनरल के परिषद में रखा गया और यह तय किया गया कि जो भी निर्णय लिया जाएगा सब परिषद गवर्नर जनरल, यानी गवर्नर जनरल अपने परिषद के तहत बहुमत का निर्णय लेगा। गवर्नर जनरल अपने परिषद के तहत क्या निर्णय लेगा? बहुमत का निर्णय लेगा। हाँ, लेकिन एक बात है, अगर ये हो जाए कि टाई हो जाए, माने स्थिति बराबर वाली हो जाए, तो वो क्या कर सकता है? वो जो है वो निर्णायक मत दे सकता है। वो क्या कर सकता है? निर्णायक मत दे सकता था। अगर मान लीजिए टाई हो जाए, 2 पक्ष में 2 विपक्ष में किसी प्रस्ताव पर, तो वो निर्णायक मत दे सकता था। लेकिन एक चीज बताएं आपको, इसमें गवर्नर जनरल जो था, क्या कहते हैं, वारेन हेस्टिंग्स, उसको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा।
क्योंकि उसमें एक दो सदस्य उसके बहुत घोर विरोधी थे। फ्रांसिस तो उसका घोर विरोधी था। इसके वजह से 2-3 साल तक जब तक उसका कार्य ही रुका रहा, जब तक कि उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर नहीं दे दिया गया। और इसका जो कार्यकाल रखा गया वो क्या रखा गया? 5 वर्ष रखा गया। कौन? ये 4 सदस्यों का जो इसके थे उनका कार्यकाल क्या रखा गया? 4 वर्ष रखा गया। 5 वर्ष रखा गया। देखिए 5 वर्ष की संकल्पना तो भारत में देखिए शुरू से ही चल रही है, और आगे चलकर आजकल आप देख रहे जितने भी ज्यादातर जो भी राजनीतिक अधिकारी दिखते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष ही होता है। ठीक है। हाँ, लेकिन गवर्नर जनरल और उनका परिषद, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था ब्रिटेन में, भाई जो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स के द्वारा जो चुने जाते थे, भाई कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर जो मालिक थे और उनके द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया जाता था। और यही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है कंपनी की शासन व्यवस्था को भारत में नियंत्रित करता। भाई पहले तो अंशधारी थे। अंशधारी माने कंपनी के भाई 200 से अधिक शेयर होल्डर थे। भाई जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी को ही एकाधिकार दिया गया पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के लिए, तो ये बताइए बाकी व्यापारी क्या करते? अगर एक ही व्यापारी ईस्ट इंडिया कंपनी का मालिक होता तो जितने भी व्यापारी लगभग बड़े बड़े थे सब शेयर होल्डर हो गए ईस्ट इंडिया कंपनी के। 200 से अधिक शेयर होल्डर हो गए उसके। एलिजाबेथ जो उस समय की ब्रिटिश साम्राज्ञी थी वो स्वयं शेयर होल्डर थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो वो जो कोर्ट कहलाता था प्रोप्राइटर्स का मालिक, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स कहलाता था। और वही कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स जो है वो कंपनी के शासन को संचालित करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना था, निदेशक मंडल। तो जो भारत में सपरिषद गवर्नर जनरल था वो उसी कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स के प्रति ही उत्तरदायी था। ठीक है ना। अच्छा, कुछ कड़े नियम भी बनाए गए कि कंपनी के जो कर्मचारी थे। एक बात है, देखिए इसमें आप इसको ऐसे समझें कि कंपनी के जो कर्मचारी यहां थे वो व्यक्तिगत रूप से भ्रष्ट हो रहे थे और उससे कंपनी को भी लगातार घाटा पैदा कर रहे थे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि संसद यही सोच रही थी या ब्रिटिश सरकार यही सोच रही थी, भाई कंपनी का भ्रष्टाचार रुकना चाहिए, कंपनी का व्यक्तिगत भ्रष्टाचार रुकना चाहिए। और यही कारण है कि वो इस विधि में ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं जिससे कंपनी का शासन भारत में नैतिक हो, भारत में उसके शासन का सुधार हो। तो जो व्यक्तिगत व्यापार है वो बंद कर दिया है कंपनी का, उस पर प्रतिबंध लग गया। जो सदस्यों का व्यक्तिगत व्यापार है, कंपनी का व्यापार तो बंद करने का सवाल ही, तो कंपनी व्यापारी की थी। लेकिन कंपनी के जो यहाँ कर्मचारी अपना व्यक्तिगत व्यापार चलाते उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, क्योंकि वही भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा जड़ था। और चूंकि जब वही भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा जड़ था तो उसका रुकना निश्चित था। एक प्रावधान और इसमें किया गया, वो ये था कि इसी एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में की गई 1774 में। रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से 1774 में एक उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में की गई, जिसके जो हेड मुख्य न्यायाधीश थे लॉर्ड इम्पे थे। लॉर्ड इम्पे जो थे वो इसके क्या थे? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। चेम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड इसके अन्य 3 सदस्य थे। ठीक है ना। चेम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड इसके अन्य 3 सदस्य थे। जूरी को बहुमत के आधार पर निर्णय लेना था। जूरी को यह भी बताया गया था कि भाई आपको सारे अधिकार दिए जा रहे, लेकिन यहां के परंपराओं का ध्यान देकर ही आपको निर्णय करना पड़ेगा। अच्छा, अब वहां का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था वहां भी सदस्य संख्या जो है वो क्या कर दिया गया? 24 कर दिया गया। मतलब देखिए ऐसा नहीं है, यहां भी सुधार किया जा रहा है और वहां भी सुधार किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि बस यही का शासन। भाई भ्रष्टाचार तो शीर्ष स्तर से भी होता है, निम्न स्तर से भी होता है।
तो रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से चूंकि कंपनी का पूरा रेवोल्यूशन सुधार किया जा रहा था, तो ये सबसे बड़ा आधार बना कि भाई यहां भी सुधार, वहां भी सुधार हो। तो वहां जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्यों की संख्या घटाकर कितनी कर दी गई? 24 कर दी गई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्यों की संख्या जो है वो 24 कर दी गई और इनका कार्यकाल 4 वर्ष रखा गया। इनका कार्यकाल क्या रखा गया? 4 वर्ष रखा गया, ठीक है ना। और यह भी तय किया गया कि कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स में वो लोग ही अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चुन पाएंगे जिनके पास 1000 पाउंड का शेयर हो। पहले 500 पाउंड वाले ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्य को चुन लेते थे, लेकिन अब यह तय किया गया कि कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स का वह सदस्य बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्यों को चुनेगा जो 1000 पाउंड का शेयर होल्डर हो कंपनी में। यह भी कठिन कर दिया गया कि मैंने हर कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चुनाव भाग नहीं लेगा। अब वो ले पाएगा जो 1000 पाउंड का शेयर होल्डर। समझ आया नहीं है? यानी कि आप देखिए कंपनी के प्रति, अच्छा, रेगुलेटिंग एक्ट यह दिखाने का प्रयत्न कर रहा भारत में कि भाई संसद जो यहां चल रहा है शासन, वो कोई अनियंत्रित नहीं है। भारत में अगर कंपनी का शासन चल रहा है तो वह अनियंत्रित नहीं है, उस पर नियंत्रण है और वह नियंत्रण के अधीन ही भारत में चलेगा। ऐसा नहीं है कि वह नियंत्रित है, कंपनी जैसी मनमानी, हालांकि कंपनी के सदस्य तो यहां मनमानी कर ही रहे थे, इसमें कोई दुराय नहीं है, लेकिन निश्चित ही कहीं न कहीं दिखाने का प्रयत्न ब्रिटिश सरकार से या ब्रिटिश संसद से यह हो रहा था कि भारत में कंपनी का शासन पूर्णतः नियंत्रित है और अगर भ्रष्टाचार होगा तो उसको दूर कर। भाई कंपनी विधि के शासन को दिखा रही थी, भले कितना भी भ्रष्टाचार हो वो यहां भ्रष्टाचार कर ही रहे थे। लगभग 11 वर्ष तक यह चला कानून और भारत में एकमात्र वारन हेस्टिंग्स इसके माध्यम से शासन करने किया था। एकमात्र रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से वारन हेस्टिंग्स ने ही शासन भारत में किया था, ठीक है ना। तो ये पूरा मैंने आपको बताया कि कैसे गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, सपरिषद गवर्नर जनरल की स्थापना की गई ताकि बहुमत से निर्णय हो, ठीक है। इसके अलावा वहां निदेशक मंडल में सुधार किया गया, निदेशक मंडल के प्रति उत्तरदायी बनाया गया कंपनी के शासकों को। यानी सारी चीजें ऐसी कुछ की गई जिसके माध्यम से असल मेन अगर फीचर इसका देखा जाए तो मेन फीचर यही था पूरे रेगुलेटिंग एक्ट का कि कोशिश यही था कि ब्रिटिश संसद का दखल हो या कह लीजिए उसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार का दखल हो। किसमें? कंपनी के शासन में। कहां? चाहे भारत में या चाहे ब्रिटेन में। ऐसा नहीं है कि कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स मनमानी करेंगे, ऐसा नहीं है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मनमानी करेंगे। इन सब में किसका हस्तक्षेप होगा? ब्रिटिश संसद का हस्तक्षेप होगा, ब्रिटिश सरकार का हस्तक्षेप होगा और उसी के लिए पूरा यहां कार्य किया, ठीक है ना। तो रेगुलेटिंग एक्ट निश्चित ही भारत में आप यह भी कह सकते हैं कि ब्रिटिश शासन के लिए एक माइलस्टोन साबित हुआ, क्योंकि यहीं से कंपनी के स्वतंत्रता का भी अंत हो गया। अगर कंपनी बार बार जाके ऋण न मांगती ब्रिटिश संसद में तो शायद उसके स्वतंत्रता का अंत भी नहीं होता और लॉर्ड नॉर्थ को गुप्त समिति नहीं स्थापित करनी पड़ती कि भाई चेक करो। तो कंपनी द्वारा बार बार ऋण मांगना ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश सरकार से उसके स्वतंत्रता के अंत का कारण बना और रेगुलेटिंग एक्ट उस अंत का प्रारंभ था। रेगुलेटिंग एक्ट उस अंत का प्रारंभ था और कारण बना जो बार बार ऋण मांग रहे थे और जैसे ही वो बार बार ऋण मांगे बस ब्रिटिश संसद का और ब्रिटिश सरकार का उसके शासन में हस्तक्षेप हो गया, नियंत्रण हो गया और अंततः आप देख ही रहे ये प्रक्रिया। इसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आएगा और लगातार एक्ट्स का तांता लग गया जो कंपनी के शासन को यहाँ नियंत्रित कर रहा था, परिमार्जित कर रहा था और अंततः जो है बाद में उसको खत्म भी 57 के संग्राम के बाद शासन खत्म कर दिया गया, ठीक है ना।
तो आज हमने आपको रेगुलेटिंग एक्ट बताया। नेक्स्ट लेक्चर में हम पिट्स इंडिया एक्ट के तहत आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।